हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस में मैंने आपको लेजिस्लेशन का मीनिंग बताया, उसके काइंड्स बताए। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक को टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका मतलब है पावर को ट्रांसफर करना। पावर को ट्रांसफर करने के बाद जो लॉ मेकिंग का काम कर रहा है उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले किसकी शुरुआत की, कहां से हुई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, आपको बताना चाहेंगे। ब्रिटेन में 1832 में एक एक्ट आया था, रिफॉर्म एक्ट। तभी से माना गया कि डेलीगेटेड ऑफ लेजिस्लेशन की शुरुआत की गई। डेलीगेशन का मतलब फिर बता दें, ट्रांसफर करना पावर का। इसके सपोर्टर सबसे पहले कौन थे? मैटलैंड। और सपोर्टर आपको कौन कौन है? लास्की है, जेनिंग्स है, लेकिन सबसे पहला नाम मैटलैंड का आता है जिन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सपोर्ट किया। क्या रीजन थे कि पावर को ट्रांसफर हमको करना पड़ा? सबसे पहला रीजन आपको बता दें, लैकिंग ऑफ टाइम, समय की कमी। सुप्रीम लेजिस्लेशन के पास उतना समय नहीं है कि वो लॉज को बना सके, तो वो अपनी पावर को दूसरे को डेलीगेट कर देता है। इसी वजह से माना गया कि जब उसके पास कम समय लगता है तो वो अपनी पावर को डेलीगेट कर लेता है। दूसरी चीज, लैकिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान की कमी। हमारे यहाँ जो लॉज को बनाते हैं वो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, अच्छे स्किल वाले होते हैं, लेकिन उनको टेक्निकल जानकारी नहीं होती है, ना ही वो किसी सब्जेक्ट विषय स्पेशल रखते हैं कि किसी सब्जेक्ट पे उनको इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी उनको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के लिए उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती क्योंकि टेक्निकल मैटर है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो अपने लॉ की बनाने की पावर को ट्रांसफर कर देते हैं। इमरजेंसी की पोजीशन, कभी कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि जब पावर को डेलीगेट करना जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको रीजन बताए। और इंडिया में पार्ट 4 किससे रिलेटेड है? डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। हम वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। एक वेलफेयर स्टेट कब बनेगा? जब पावर को डेलीगेशन किया जाए। अब जब हम पावर को डेलीगेशन कर देते हैं तो एक केस आपको याद दिला दें, इनरी दिल्ली लॉज का केस। ये कहता है कि फंडामेंटल वर्क को या फंडामेंटल वर्क जो लेजिस्लेचर का है उन पर लॉ बनाने की पावर किसी को डेलीगेट नहीं की जाएगी। इसका मतलब बेसिक चीजों को खुद सुप्रीम लेजिस्लेशन को करना पड़ेगा, वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है। अब जो पावर डेलीगेट की जाती है उन पर किसका कंट्रोल रहेगा, आपको वो भी बता दें। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब संसद का नियंत्रण। संसद जब चाहे तब इन नियमों को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है, रिपील कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है। हर तरीके से पार्लियामेंट अपने इन नियमों पर कंट्रोल रखती है जहां पर पावर ट्रांसफर के द्वारा लॉज को बनाया जाता है। पार्लियामेंट्री सुपरविजन, संसद का निरीक्षण। संसद समय समय पे जो लॉज डेलीगेशन के द्वारा बनाए गए हैं उनका निरीक्षण करती रहती है और उसको लॉज में कोई कमी लगती है तो उनको मॉडिफाइड कर लेती है, रिवोक कर देती है, या पूरी तरीके से सलाह देती है कि दूसरे नए लॉज को बनाया जाए। थर्ड, जुडिशियल कंट्रोल, न्याय का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण। पब्लिक अथॉरिटी जब लॉ को बनाती है तो उनकी पावर किसको दी गई है? जुडिशरी। थर्ड पॉइंट मैंने बोला जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण। अब पब्लिक अथॉरिटी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जो लॉ बना रही है उनको कौन लॉ को कंट्रोल रख रही है? जुडिशरी कंट्रोल करती है। जुडिशरी क्या काम देखती है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है जो अल्ट्रा वायरस है। देखिए, कुछ लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है और इंट्रा वायरस का मतलब क्या होता है। पहले आपको शब्दों का मतलब बता दें। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जुडिशन के बाहर जाकर काम करना, इंट्रा वायरस का मतलब होता है अपने जुडिशन के अंदर काम करना। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो उसके जुडिशन के बाहर का है तो उस काम को, उस वर्क को क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस। और कोर्ट क्या करेगी? अल्ट्रा वायरस के द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरीके से नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। इस पे केस भी बता दें, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है। एयर इंडिया अपने लिए खुद को लॉज बनाती थी तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ पावर को चैलेंज किया गया था और उसको सेट असाइड कर दिया था कोर्ट ने। कैसे? अब एयर इंडिया ने क्या किया कि वो मेल एयर होस्टेस के लिए और फीमेल एयर होस्टेस के लिए अलग अलग नियम उसने रखे। फीमेल के लिए उसने बताया कि उनको वो मैरिज नहीं कर सकती हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो यहां पर चैलेंज किया गया था आर्टिकल 14 को कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और आर्टिकल 15 कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, क्रीड के आधार पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो देखा कि तीनों आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का हो रहा है, आर्टिकल 15 का हो रहा है, आर्टिकल 16 का।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ डेलीगेशन के जो लॉज को बनाए गए थे एयर इंडिया के द्वारा पूरी तरीके से सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब होता है कि किसी डिसीजन को, जो पूरे रूल्स बनाए गए थे उनको हटा देना, पूरी तरीके से अपास कर देना, सेट असाइड कर देना। अब उसी में एक और चीज रिलेटेड है, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सब डेलीगेटेड का मतलब होता है उप प्रत्यायोजित विधान। इसका मतलब मुझे पावर ट्रांसफर की गई है, डेलीगेट की गई है, मैं अपनी पावर किसी और को, थर्ड पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक लैटिन मैक्सिम भी बोला जाता है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगियर। मतलब एक बार जो पावर डेलीगेट की गई हो वो दूसरे को पावर डेलीगेट नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन दिया गया, एक एग्जाम्पल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का। जैसे कि सेक्शन 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगी। सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत कोई भी लॉज को बना सकती है। लेकिन सेक्शन 3 में वो अपनी पावर को नहीं, अपने लॉज नहीं बना रही सेंट्रल गवर्नमेंट, और पावर को ट्रांसफर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट में। सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो उस पर लॉज बनाएगी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसी अथॉरिटी को अपनी पावर दे देती है। तो यहाँ पर लॉ बनाने के क्या है, 3 स्टेप हो गए। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट था, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट था, और तीसरा ये अथॉरिटी हो गया। तो यहां पर 3 स्टेप्स को फॉलो किए तो ये पावर ऑफ डेलीगेशन है, सब डेलीगेशन है कि एक के पास पावर थी, दूसरे के पास और तीसरे के पास। नॉर्मल स्थितियों में सब डेलीगेशन नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि सब डेलीगेशन पूरी तरीके से वैलिड माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का। अब आपको उसका सेकंड पार्ट बता रहे हैं, कंडीशनल लेजिस्लेशन। कंडीशनल लेजिस्लेशन का मतलब होता है सशर्त, कुछ शर्तें हम लगा दें। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनका बनाता तो कौन है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लॉज मेकिंग का काम कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव कर रहा है। लेकिन किस प्लेस पर और किस टाइम पर इस लॉ को इन्फोर्स करना है वो किसको सौंप देता है, ये पावर ऑफ डेलीगेशन एक्सिक्यूटिव को सौंप देता है। जब क्या करें, लेजिस्लेशन लॉज को बनाए, लेकिन उसे कब इन्फोर्स करना है, किस टाइम पे इन्फोर्स करना है, ये सारी चीजें पावर ऑफ डेलीगेशन किसको दे दे, एक्सिक्यूटिव को। तो ऐसे लेजिस्लेशन को आप क्या कह सकते हैं, कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं, जहां पर एक्सिक्यूटिव के पास पावर होती है किस प्लेस पर और किस टाइम पे उसको इन्फोर्स करना है। हम क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन समय तक और परिस्थितियों तक ही इस लॉ को हम इन्फोर्स रखते हैं। इसको वापस कब ले लेते हैं, जैसे ही नीड समाप्त हो जाती, आवश्यकता समाप्त हो जाती, इन लॉज को वापस ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रघुनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार राज्य, इस केस में क्या हुआ था, कहा गया कि लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा, लेजिस्लेटिव करेगा। लेकिन किस टाइम पर और किस प्लेस पर उस लॉ को इन्फोर्स करना है, इसका पावर ऑफ डेलीगेशन किसको दे दिया गया है, एक्सिक्यूटिव को दे दिया गया है। इसे ही कंडीशनल लेजिस्लेशन कहा गया। तो मैंने आपको 2 चीजें इसमें बताई। मैंने आपको बताया कि सब डेलीगेशन कैसे होता है, एक लैटिन मैक्सिम आपको एक्सप्लेन की, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगियर, और दूसरी चीज बताई कंडीशनल लेजिस्लेशन। तो आपने दोनों चीजों का मतलब समझ लिया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट को कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगले बार फिर आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। थैंक यू।